Hello, friends. Welcome to the YouTube handle of Udan. I am Dr. Dipankar. I am founder and educator at Udan, and this is my first video on this YouTube platform. I am MBBS MD, and ये जो मैंने सीरीज बनाई है ये आपके लिए कम्युनिटी मेडिसिन या फिर पीएसएम सब्जेक्ट्स के लिए पीएसएम सब्जेक्ट्स की सीरीज है। ये जो सब इसमें जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे वो आपके वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक नीट पीजी उसमें आपकी हेल्प करेंगे, एज वेल एज जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं पीएसएम या फिर कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट के उनके लिए ये सीरीज मैंने प्रिपेयर करी है। बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने नोट्स बनाए। नोट्स की जो पीडीएफ है, अगर आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द series and the YouTube handle of Udan. And let's start. Today's topic is theories of disease causation. Okay. So जब जो कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है अबाउट द थ्योरीज ऑफ डिजीज कॉजेशन। ठीक है। और जब भी हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते पढ़ना तो सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि जितने भी डिजीजेस हुई हैं उनके रिगार्डिंग अभी तक कितनी जो थ्योरीज है वो रही है पास्ट में, चाहे वो एंशियंट एरा हो, प्री मॉडर्न एरा हो, मॉडर्न एरा हो, कैसे कैसे हम अभी तक डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। कोई भी डिजीज को अगर आपको ट्रीट करना है तो उसका लिए सबसे पहले आपको उसका कॉज पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए आज तक हमेशा बहुत सारे डिजीज कॉजेशन मॉडल्स रहे हैं, तो हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। सबसे पहला, ठीक है, बायोमेडिसिन। बायोमेडिसिन के अकॉर्डिंग प्राइमरी फोकस क्या होता है कॉजेशन का? पैथोजेंस। ठीक है। अगर बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, वायरस है तो हम एंटीवायरल्स देते हैं। गोल क्या होता है हमारे ट्रीटमेंट का? कि हम डिजीज को क्योर कर सकें या एंड बॉडी में होम्योस्टेसिस को स्टैब्लिश कर सकें। ठीक है, इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर सके। आयुर्वेदा थ्योरी क्या कहती है कि तीन दोष होते हैं, थ्री दोषा कहते हैं, थ्री दोष। ठीक है। उनमें जब इम्बैलेंस या फिर डिस्टर्बेंसेस हो जाता है तो डिजीज होती है। ठीक है। और ट्रीटमेंट का गोल क्या होता है कि वापस से वो जो दोषास हैं, त्रिदोषास हैं, उनके बीच में हार्मनी मेंटेन हो जाए और फिर होम्योस्टेसिस अचीव हो जाए। चाइनीज मेडिसिन का क्या मानना है? यिन एंड यांग प्रिंसिपल, जिसमें क्या होता है यिन जो है फीमेल है एंड यांग जो है वो मेल काउंटर पार्ट है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी होती है तो डिजीज कॉज होती है। एंड गोल क्या है ट्रीटमेंट का? होम्योस्टेसिस को अचीव करना। ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द 5 फैक्टर्स ऑफ डिजीज कॉजेशन? ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज को कॉज कराते हैं या फिर उनका डिजीज का प्रोग्रेशन कराते हैं? तो सबसे पहले प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। मैं एक बार मेरे कैमरा जो है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। आगे सबसे पहले प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या करता है? जो होस्ट है ना उसकी ससेप्टिबिलिटी को इंक्रीज कराता है, होस्ट को वल्नरेबल बनाता है। एग्जांपल जैसे एज, जेंडर, हिस्ट्री ऑफ इलनेस। ठीक है, ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। ये होस्ट को ससेप्टेबल बनाएंगे ज्यादा और वल्नरेबल बनाएंगे। इनेबलिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ डिजीज के लिए या फिर डिजीज से रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि लिविंग कंडीशंस, ओवर क्राउडिंग हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, पॉवर्टी हो गया। ठीक है, ये इनेबलिंग फैक्टर्स में आता है। फिर होते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? ये एसोसिएटेड होते हैं विद इमीडिएट कॉन्टैक्ट या फिर एक्सपोजर टू द एजेंट या फिर ऑनसेट ऑफ डिजीज के। जैसे कि अगर मैं फूड पॉइजनिंग की बात करूं तो मैंने कंटेमिनेटेड वाटर अगर कंज्यूम किया है तो कंटेमिनेटेड वाटर जो एक प्रेसिपिटेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। ठीक है। या फिर अगर मेरा कोई कॉन्टैक्ट है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, क्लोज कॉन्टैक्ट है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का, जिसकी वजह से टीबी मेरे को स्प्रेड हो रहा है, दैट इज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। ठीक है। फिर होता है रीइंफोर्सिंग फैक्टर। अगर कोई ऑलरेडी एक्सिस्टिंग डिजीज है और उसको कोई फैक्टर एग्रीवेट करता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है किसी पेशेंट को एंड वो पेशेंट मेलन्यूट्रिशन से भी सफर कर रहा है, तो मेलन्यूट्रिशन जो हो गया वो एक रीइंफोर्सिंग फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग ट्यूबरक्लोसिस की सीवियरिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उस डिजीज को एग्रीवेट कर रहा है, दैट इज रीइंफोर्सिंग फैक्टर। देन लास्ट वन इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी या फिर चांस ऑफ एन इंडिविजुअल टू हैव, डेवलप और टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय डिजीज वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि रिस्क फैक्टर जो है वो डिजीज को कॉज ही करे, लेकिन अगर इनका एक्सपोजर होगा तो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर डिजीज के एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो होते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो हमने कौन कौन से लर्न करे? 5। सबसे पहला प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, सेकंड इज इनेबलिंग फैक्टर, थर्ड इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, फोर्थ इज रीइंफोर्सिंग फैक्टर, फिफ्थ इज रिस्क फैक्टर्स। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लेरिफाई कर दूंगा। देन अब हम अलग अलग एरा की कुछ थ्योरीज की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले थ्योरीज ऑफ प्री मॉडर्न एरा या फिर एंशिएंट एरा। ठीक है। सबसे पहले डिमोनिक थ्योरी। डिमोनिक थ्योरी क्या था? पहले के लोग क्या सोचते थे कि जो इवल स्पिरिट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर देती है और बहुत ही निफेरियस एक्शंस लेती है जिसकी वजह से डिजीज होती है। या फिर क्या है, इवल स्पिरिट्स जो है वो गॉड के बीच मैसेंजर्स हैं जो कि हमें डिजीज के थ्रू वार्निंग्स दे रहे हैं। या फिर क्या है, कुछ ऐसे ह्यूमन के एनिमीज हैं जो कि अपनी सुपर नेचुरल पावर से डिजीज कॉज कर रहे हैं। या फिर क्या है कि जो डेड हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी जो सोल है वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे पे या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स पे। तो ये डिमोनिक थ्योरी थी। ठीक है। ऑफ कोर्स ये ट्रू नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है प्यूनिटिव थ्योरी। प्यूनिटिव थ्योरी क्या है कि जो भी हमारे बैड डीड्स हैं, जो भी हमारे गलत काम है, जो गलत कर्म है, गंदे कर्म है, उसकी वजह से हमें गॉड पनिश कर रहा है। ठीक है, जो कि डिजीज के फॉर्म में है, दैट इज प्यूनिटिव थ्योरी। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया डिमोनिक थ्योरी और प्यूनिटिव थ्योरी।
उसके बाद देखिए मियाज़मेटिक थ्योरी, जो काफ़ी हद तक ठीक भी थी कुछ-कुछ मामलों में। मियाज़्मा क्या होता है? मियाज़्मा को कहते हैं बैड स्मेल को, ठीक है? तो मियाज़मेटिक थ्योरी का ये कहना था कि जो बैड स्मेल है, बैड एयर है, ठीक है? वो ग्राउंड से अराइज़ हो रही है, ठीक है? लो लेवल लेइंग या फिर स्वैम्पी एरियाज़ से, और वो डिज़ीज़ कॉज़ करता है, ठीक है? साइंटिफिकली ये भी थ्योरी गलत है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ ना, बहुत सारे सैनिटरी रिफॉर्म्स आए, इसलिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसके बाद फिर लुईस पास्चर की जर्म थ्योरी आ गई थी, ठीक है? तो अगर आपसे कोई बोले कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्री मॉडर्न या फिर एंशिएंट एरा थ्योरीज, तो कौन कौन से लिखेंगे? डिमोनिक थ्योरी, सेकंड इज प्यूनिटिव थ्योरी, एंड थर्ड इज मियाज़मेटिक थ्योरी। चल, देन ह्यूमरल थ्योरी एंड कॉन्टेजियन थ्योरी, ठीक है? ये प्री मॉडर्न एरा ही कंटिन्यू हो रहा है। ह्यूमरल थ्योरी किसने दी थी? ये ग्रीक फिलोसफी थी, हिपोक्रेट्स ने दी थी, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मैटर है उसमें चार एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? अर्थ, एयर, फायर और वाटर। ये चारों को रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी में फोर ह्यूमर्स। कौन कौन से? अर्थ को ब्लैक बाइल, ठीक है? एयर को ब्लड, फायर को येलो बाइल, एंड वाटर को फ्लैग। तो जब भी इन चार ह्यूमर्स में डिस्क्रिपेंसी होगी तो डिजीज कॉज होगी। दिस वाज ए ह्यूमरल थ्योरी, ठीक है? यूक्रेसिया मतलब हेल्दी इंडिविजुअल। जब इक्विलिब्रियम है इन चार ह्यूमर्स के बीच में, दैट इज यूक्रेसिया। डिसइक्विलिब्रियम मतलब डिस्क्रेसिया, ठीक है? इडियोसिंक्रेसिस मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी ह्यूमर की एक्सेस हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक टेम्परामेंट्स हो रहे हैं, दैट इज इडियोसिंक्रेसिस। जैसे सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक और मेलनकोलिक, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या है? हिपोक्रेट्स ने क्या किया था, इससे पहले की जो थ्योरी थी ना, प्यूनिटिव हो गया, डिमोनिक हो गया, थ्योरीज हो गया, जो सुपर थ्योरीज है, उनको रिजेक्ट कर दिया था, और मेडिसिन को एक साइंटिफिक या फिर नेचुरल बेसिस दिया था इन थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है? फिर उसके बाद एक थ्योरी आई कॉन्टेजियन थ्योरी, जो किसने दिए थे? येरोलैमो कैस्ट्रो, ठीक है? इन्होंने क्या बोला कि बहुत सारी जो डिजीजेस हैं वो एक कॉन्टेजियन की वजह से फैलती है, ना कि ह्यूमरल इम्बेलेंस की वजह से, ठीक है? ट्रांसमिशन रूट्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जैसे क्लोथ्स हो गया या फिर कुछ और सब्सटेंसेस है, ये पेंसिल है, ठीक है? फोमाइट्स जिसे कहते हैं हम, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी हो सकता है, ठीक है? और डिजीजेस स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है, ठीक है? इस थ्योरी को फिर रिप्लेस कर दिया था जर्म थ्योरी ने, ठीक है? तो हमने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ ली? हमने डिमोनिक पढ़ ली, प्यूनिटिव पढ़ ली, मियाज़मेटिक पढ़ ली, ह्यूमरल पढ़ ली, कॉन्टेजियन थ्योरी पढ़ ली। ये ह्यूमरल थ्योरी है। क्या? चार ह्यूमर्स हैं, कौन कौन से? हमारे येलो बाइल, जो कि फायर रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर जिसको ब्लड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? फ्लैग जिसको वाटर को फ्लैग कर रहा है, एंड अर्थ जो कि ब्लैक बाइल से रिप्रेजेंट करी जा रही है। जब भी इनमें गड़बड़ होगी तो डिजीज कॉज होगी, ऐसे हिपोक्रेट्स ने बोला था, ग्रीक फिलोसोफर थे वो, ठीक है? और ये ह्यूमरल थ्योरी है। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, यूक्रेसिया, एंड अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है तो डिसइक्विलिब्रियम या फिर डिस्क्रेसिया, ठीक है? नाउ थ्योरीज ऑफ मॉडर्न एरा। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हमारी? जर्म थ्योरी। किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। ये तो हमको याद है, हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? जर्म थ्योरी कहती है कि जो भी ह्यूमन डिजीजेस हैं वो एक स्पेसिफिक माइक्रो या फिर जर्म के थ्रू कॉज करती है, ठीक है? और उस डिजीज पर्सन को या फिर उस पेशेंट को या फिर जो पर्सन सफर कर रहा है उस डिजीज से, उस पर्सन से हम आइसोलेट कर सकते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है? इससे बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट आया था हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज कॉजेशन में, ठीक है? और क्या इम्प्लांट मॉडल था इसका? वन टू वन कॉजल इफेक्ट। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है, ठीक है? लेकिन इसकी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि सारे डिजीजेज में आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप निमोनिया की बात करें तो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म ऐसे जो कि निमोनिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये जर्म थ्योरी थी, इसकी बस एक ये लिमिटेशन थी, बाकी काफी अच्छी थ्योरी लुईस पास्चर ने दी थी। उसके बाद कौन सा है? एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पीएसएम के वाइवा में एंड क्वेश्चंस में, थ्योरी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। इसका मतलब क्या है? तीन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या? ट्रायड मतलब थ्री कंपोनेंट्स होंगे। क्या है? एजेंट, ठीक है, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है? एजेंट का मतलब क्या है? जो कॉज कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, पैथोजन, ठीक है? इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है? ये जरूर प्रेजेंट होने चाहिए अगर डिजीज की कॉज करानी है, ठीक है? लेकिन ये अकेले डिजीज हमेशा कॉज नहीं कर पाएंगे, इनको बाकी चीजों की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है? ये इन्फ्लुएंस होता है पैथोजेनिसिटी से भी और डोज से भी, ठीक है? और इसमें आजकल एजेंट में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, केमिकल या फिर फिजिकल कॉजेस को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सिलिका फॉर सिलिकोसिस, ठीक है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, ठीक है, लेकिन वो भी डिजीज कॉज करता है ना? कोल फॉर एंथ्रेकोसिस, ठीक है? होस्ट, होस्ट कौन है? हमारे केस में बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैं। होस्ट में और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्सपोजर कितना टाइम का है, इम्यूनिटी कैसी है, ससेप्टिबिलिटी कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा हाइजीन कैसी है, एज क्या है, सेक्स क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, हमारा न्यूट्रिशनल इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? और कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं होस्ट के। फिर इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में कौन कौन से आएंगे? जैसे क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या हो रहा है, ठीक है? या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए कि इंसेक्ट्स के बीच में हम रहते हैं, नहीं रहते, वेक्टर्स के बीच में रहते हैं, हम नहीं रहते हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या हमारा, हम रिच है, पुअर है, क्राउडिंग में रहते हैं, या फिर प्रॉपर सैनिटेशन है हमारे वहाँ पर, नहीं है, हेल्थ सर्विसेज है या नहीं है अवेलेबल, मान लें। तो ये सारे हो गए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इसी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में
अगर मैं टाइम को भी इन्वॉल्व कर लूँ देन इट बिकम्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हम 4 फैक्टर्स की बात करें, क्या क्या? एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट एंड टाइम। ठीक है, सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड एंड ट्राइंगल। ये ट्राइड में कौन कौन से हो गए? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एंड ट्राइड क्या ट्राइंगल में कौन कौन से हो गए? टाइम भी आ गया। ठीक है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस हो गया, तो दिस इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल। ना उसके बाद कुछ आते हैं एडवांस मल्टीफैक्टोरियल मॉडल्स, जैसे डेवर्स का एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल। ये क्या कहता है कि भाई सिर्फ इन 3 फैक्टर्स से नहीं होता, 4 प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं जिससे डिजीज कॉज होती है। क्या क्या? ह्यूमन के बायोलॉजी, लाइफस्टाइल कैसा उसका, एनवायरमेंट और हेल्थ सिस्टम। ठीक है, दिस वाज डेवर्स एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल। इसमें ये हर फैक्टर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपको याद रखना है, मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी बाय पिटेन कॉफर। ठीक है, देखिए लुइस पास्चर ने बोला कि जर्म थ्योरी के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, पीटन कॉफर का ये कहना है कि सिर्फ जर्म थ्योरी सफिशिएंट नहीं है एक्सप्लेन करना फॉर डिजीजेस कॉजेशन, क्योंकि कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो कि जर्म थ्योरी से हम नहीं जस्टिफाई कर सकते, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ये भी तो डिजीजेस हैं, लेकिन ये किसी जर्म की वजह से नहीं कॉज हो रही है। ऑफकोर्स कुछ कुछ है जो कि कॉज करती है नॉन केमिकल डिजीजेस भी, बट ये जैसे हाइपरटेंशन हो गया तो इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स, आपके जेनेटिकल फैक्टर्स हो गए, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, मेटाबॉलिकल फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। तो पीटन कॉफर ने एक मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी दी थी। ठीक है, इसके बाद आती है वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी। ये किसने दिया था? मैकमोहन एंड पुग। ठीक है, ये आइडियली सूटेड है फॉर क्रॉनिक डिजीजेस जहां पर हमें एग्जैक्ट एजेंट अननोन रहता है। ठीक है, इसका क्या कहना है कि जो डिजीज कॉज होती है वो इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन। ठीक है, ये एक स्पाइडर वेब की तरह काम करते हैं जिसमें हर फैक्टर जो है ना वो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, वो इंटरेक्ट करता है अदर फैक्टर से एंड मॉडिफाई करता है इसके इफेक्ट। ठीक है, जितने ज्यादा इंटरेक्टिंग फैक्टर्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस है क्रॉनिक डिजीज के डेवलप होने के। ठीक है, तो दिस वाज वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी। ये मैंने एग्जांपल दिया, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा? ओबेसिटी होगी और हाइपरलिपिडीमिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कोरोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा, जो कि कोरोनरी ऑक्लूजन कराएगा। अगर स्मोक करते हैं या फिर जिसकी वजह से इंक्रीज कैटेकोलोमाइंस हैं, हमारे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है, ठीक है, थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी इंक्रीज हो गई है, वो भी कोरोनरी ऑक्लूजन कराएगा। हमारे बहुत लाइफ में इमोशनल स्ट्रेस है, डिस्टर्बेंसेज हैं, बूढ़े भी हो रहे हैं, एजिंग हो रही है हमारी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होने लगा है, तो वॉल्स जो है आर्टरीज की वो स्टिफ हो गई है, उसकी वजह से भी कोरोनरी ऑक्लूजन होगा। ये सारी चीजें मिलकर क्या कराएगी? एमआई कराएगी, दैट इज हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इस्चीमिया कराएगी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जाएगा। सो दिस इज वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एज एन एग्जांपल आप अपने एग्जाम्स में ये लिख सकते हैं। देन व्हील थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन। व्हील थ्योरी क्या कहती है? व्हील क्या होता है? क्राउन स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो व्हील थ्योरी कहती है कि जो ये सेंटर पार्ट है दिस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, कोर पार्ट जो होता है, एंड जो पेरिफेरल पार्ट है इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर्स, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये किसने दी थी? ये दी थी मॉसनर एंड क्रैमर ने। ठीक है, क्या है? जो सेंटर पार्ट है, कोर है, वो क्या है? जेनेटिक कंपोनेंट, एंड जो पेरिफेरल पार्ट है दैट इज एनवायरमेंटल कंपोनेंट। ठीक है, 3 तरह के फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा? सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल या फिर एनवायरमेंटल। सोशल में कौन सा है? हमारी सोसाइटी से जो इंटरेक्शन हो रहा है, बाकी लोगों से जो हो रहा है, दैट इज सोशल, ओवर क्राउडिंग हो गया जैसे सोशल। बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल कौन से हैं? वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैथोजेंस हो गया, वेक्टर्स हो गए। ठीक है, एंड फिजिकल कौन सा हो गया? क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, हाउसिंग कंडीशन हो गई, सैनिटेशन हो गई, ये सारे हमारे फिजिकल। एंड इन द सेंटर मोस्ट कोर वी हैव जेनेटिक कंपोनेंट, हमारे जेनेटिकली हम कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, वो सब जेनेटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया के, ठीक है, इसमें जेनेटिकल कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, पीकेयू, हम सभी जानते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, पेरिफेरल में क्लाइमेट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हमारा हाउसिंग हो गया, या फिर हमारा इंटरेक्शन विद सोसाइटी हो गया। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में भी जितने भी टाइप्स हैं, डायबिटीज मेलाइटस में भी आपका जेनेटिक कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, पैथोजेंस हो गया, वेक्टर्स हो गया, एंड हमारे सोसाइटल या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गई। नाउ बीइंग्स थ्योरी और उसके एडिशनल पोस्टुलेट्स। बीइंग्स थ्योरी क्या है? बींग्स में 9 फैक्टर है, देखिए BEINGS। बी फॉर बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स या फिर बिहेवियरल फैक्टर्स जो कि हमारे इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल है। ई फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। आई फॉर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, N for nutritional factors, G for genetical factors, and S for social factors और spiritual factors या फिर services factors। जैसे कि हमारे घर के पास क्लिनिक है नहीं है, हॉस्पिटल की सर्विसेज है या नहीं है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा है, तो वो सारे सर्विसेज में आ गए। तो अगेन करते हैं, B फॉर बायोलॉजिकल और बिहेवियरल, E फॉर इन्वायरमेंटल, I फॉर इम्यूनोलॉजिकल, N फॉर न्यूट्रिशनल, G फॉर जेनेटिक, S फॉर सोशल, स्पिरिचुअल एंड सर्विसेज। ठीक है, और कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं डिजीज कॉजेशन के जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे दूसरे वीडियोस में, जैसे कि कोच पोस्टुलेट्स एंड हिल्स क्राइटेरिया। सो that's all for the first lecture.
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको पढ़ाई करनी है इस सब्जेक्ट की। एंड आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज करके डाउट क्लियरफाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, स्टे ट्यून्ड विद द उड़ान।